अनवाइंडिंग एंड सेकेंड वाज फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। ये दो स्टेप्स से हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करते हैं और जो बनने वाले डीएनए होते हैं उनमें एक ओल्ड स्ट्रैंड होती है और एक न्यू स्ट्रैंड होती है। सबसे पहले ये जो आइडिया दिया था ये दिया था वॉटसन ने क्रिक ने। सेमी कंजर्वेटिव का आइडिया वॉटसन ने क्रिक दिया था और इसे प्रूव किया था मिचेल्सन और स्टाल ने। मिचेल्सन स्टाल ने ई कोलाई पर वर्क किया था और जो आइसोटोप्स यूज किए थे नाइट्रोजन के वो N14 और N15 यूज किए थे। एक टेक्निक भी यूज किया था सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन। इस टेक्निक के जरिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही अगर दो चीज ऐसी है जिनमें बहुत ही हल्का डिफरेंस है वेट में तो उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल N14 और N15 आइसोटोप्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। नॉर्मल सेंट्रिफ्यूगेशन से हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा भी रोटेशन कम ज्यादा हो जाए तो दोनों एक साथ बेड बना लेंगे। इसलिए सीजियम क्लोराइड का पहले अगर सॉल्यूशन भर दे टेस्ट ट्यूब में और फिर उसका पहले ग्रेडियंट बना ले और फिर उसमें N14 N15 रखेंगे तो N14 N15 अपनी अपनी डेंसिटी के बेसिस पर सेपरेट हो जाएंगे, अपनी अपनी रेस्पेक्टिव डेंसिटी के आधार पर ही वो बेड बनाएंगे। अगर कोई पूछे कि मिचेल्सन स्टाल ने जो सेमी कंजर्वेटिव प्रूव किया है वो कौन से लेवल पे किया है तो आपको आंसर करना है ई कोलाई के लेवल पर। या ई कोलाई में क्या होता है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम तो होते नहीं है। तो डीएनए लेवल पर अगर किसी ने प्रूव किया है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन शो करता है तो वो है मिचेल्सन और स्टाल। लेकिन बच्चे अगर आपसे कोई पूछे कि क्रोमोसोम लेवल पर किसने ये बताया तो हम आंसर करेंगे टेलर ने बताया कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। उन्होंने विसिया फाबा प्लांट पर इन्होंने काम किया था और इनकी जो टेक्निक थी वो थी रेडियो एक्टिव थायमिडिन। बच्चे इसमें क्या है कि ये जो क्रोमोसोम लेवल पे टेलर ने किया, विसिया फाबा प्लांट पे काम किया और रेडियो एक्टिव थायमिडिन का यूज किया, बस ये आपको एडिटिव याद कर लेना। इनका एक्सपेरिमेंट कैसा है, कैसे क्रोमोसोमल लेवल पे इन्होंने प्रूव किया, ये हम नहीं पढ़ने वाले। हम अच्छे से डिटेलिंग किसकी करेंगे, मिचेल्सन स्टाल की, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये वाली स्लाइड तो मैंने लास्ट क्लास में ही आपको पढ़ा दी थी बच्चों। अब हम पढ़ेंगे मिचेल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीएनए N14 और N15 के बेसिस पर 3 प्रकार के हो सकते हैं। अगर डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स में N14 नाइट्रोजन होगा तो हम ऐसे डीएनए को N14 डीएनए कहेंगे। और अगर मान लो एक स्ट्रैंड में तो N14 नाइट्रोजन है और एक स्ट्रैंड में N15 है तो ऐसे डीएनए को N15 कहेंगे। और दोनों स्ट्रैंड में अगर नाइट्रोजन N15 है तो उसे हम N15 डीएनए कहेंगे। अगर वेट के बेसिस पे बात करें तो सबसे कम वेट इसका होगा, सबसे ज्यादा वेट इसका होगा और इंटरमीडिएट वेट इसका होगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं है वेट में, लेकिन डिफरेंसेस में बोले तो हल्का ये होगा। हल्का होगा तो इसे हम बोलेंगे लाइट डीएनए। N14 को माइंड में फिट कर लेना। और N15 को हम इंटरमीडिएट डीएनए या हाइब्रिड डीएनए भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 14 की भी स्ट्रैंड है और 15 वाला भी, दोनों आइसोटोप है तो इसको इंटरमीडिएट डीएनए या हाइब्रिड डीएनए कहेंगे। और जो ये है इसको हम बोलेंगे हेवी। तो जब मैं नॉर्मल हेवी डीएनए बोलूं तो समझ जाना है N15। बच्चों हमारे अंदर जो नॉर्मल डीएनए होता है उसमें तो नॉर्मल आइसोटोप ही मिलेगा। तो हमारे अंदर जो नॉर्मल डीएनए होता है वो कौन सा होता है, लाइट डीएनए। क्योंकि नॉर्मल नाइट्रोजन कौन सा होता है हमारी बॉडी के अंदर, 14 वाला। तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजन 14 ही मिलता है। तो जब कभी कोई नॉर्मल डीएनए बोले तब भी आपको क्या ड्रॉ करना है, N14 ही समझना है। बच्चों ये 3 प्रकार के डीएनए बेस्ड ऑन आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन है और इन तीनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको इनके डेंसिटी के बेसिस पर सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट। हम क्या यूज करके कर सकते हैं जरा बताओ तो, कौन से टेक्निक का यूज करके हम कर सकते हैं, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड हमने क्यों लिया, क्योंकि सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इनर्ट होता है डीएनए के लिए,
तो डीएनए से किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं करेगा। पहले सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भरेंगे इसमें टेस्ट ट्यूब में, उसको घुमाएंगे तो सीजियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसको अपनी डेंसिटी के बेसिस पर क्या बना लेगा, ग्रेडियंट बना लेगा। ऊपर की तरफ डेंसिटी कम रहेगी और नीचे की तरफ डेंसिटी बढ़ती जाएगी इस तरीके से। और फिर इसमें हम ये तीनों प्रकार के डीएनए अगर डाल दें, इनर्ट मतलब बच्चे किसी से जो रिएक्शन नहीं करता है ना, इनर्ट बोलते हैं ना, जो किसी से रिएक्शन नहीं करता उसको इनर्ट बोलते हैं। तो सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डीएनए से रिएक्शन नहीं करता। चलिए अब इसमें तीनों डीएनए डाल दिए मैंने, तो आप मुझे बताएंगे सबसे नीचे की तरफ किसका बेंड आएगा। आप मुझे बताइए, हेवी डीएनए का, लाइट डीएनए का या एवरेज? हाँ, सबसे नीचे डेंसिटी किसकी ज्यादा रहेगी? अरे भाई नीचे की तरफ डेंसिटी ज्यादा है, इन तीनों में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? 15-15 वाले की, तो हेवी डीएनए आएगा। बीच में अगर आएगा तो हम बोलेंगे ये इंटरमीडिएट डीएनए रहा, और ऊपर की तरफ डीएनए कौन सा रहेगा? लाइट डीएनए रहेगा। कैसा डीएनए रहेगा? लाइट डीएनए। तो अगर टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ बेंड आ जाए तो आपको समझ जाना है कि इसमें कोई हेवी डीएनए, ऊपर की तरफ बेंड आ जाए तो बोलना है लाइट डीएनए, बीच में बेंड आ जाएगा तो बोलेंगे इंटरमीडिएट डीएनए। मतलब डीएनए को पहचानने का ये तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब से ये जो चैप्टर है काफी कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, इतनी आसानी से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सब चीजें होती है तो उतनी आसानी से हमें समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको समझाने बैठा हूं। आप काफी दूर बैठे हैं हमसे, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। देखो हर एक बात को बड़े अच्छे से सोच करके सुनना है, अच्छे से सुनोगे, इधर उधर ध्यान को नहीं भटकाओगे तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान भटका दिया, बीच में कंसंट्रेशन अगर आपका डेविएट हुआ तो फिर समझ लेना कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हालांकि मैं बार बार भी चीजों को बोलता हूं, एक सी चीजों को, ताकि ये जो अपनी दूरी है बीच की, इतने दूर है हम, तो हमारी जो दूरी थोड़ी सी क्या हो जाए, कम हो जाए। हम चीजों को बार बार बोलेंगे और बार बार बोलते हैं ताकि कोई बच्चा नहीं सुना हो पहली बार तो दूसरी बार सुन ले, है ना। क्लास जब लगती है ऑफलाइन तो उसको समझ में आ जाता है कि कौन से बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, चेहरे देख के समझ में आ जाता है। यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि किसी को क्या है, तो आप बिल्कुल ही अच्छे से कंसंट्रेशन लगा करके सुनिए तो ही आपको समझ में आएगा। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरे नीट सिलेबस में सबसे टॉप लेवल पर ये चैप्टर है। ठीक है, मिचेल्सन और स्टॉल एक्सपेरिमेंट। मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है हम। देखिए, ये पहले हमने एक पेट्री प्लेट ली, एक कांच की प्लेट ली जो लेबोरेटरी में मिलती है। इस कांच की प्लेट में हमने कल्चर मीडियम भर दिया, और इस कल्चर मीडियम में हमने जो नाइट्रोजन लिया है, नाइट्रोजन का सोर्स लिया है, वो लिया है अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड जो लिया है, जो अमोनियम क्लोराइड इस कल्चर मीडियम में, जो यहाँ कल्चर मीडियम रखा हुआ है, उसमें जो अमोनियम क्लोराइड है उसमें जो नाइट्रोजन है वो हेवी नाइट्रोजन, 15 वाला नाइट्रोजन। अब अगर मैं इस कल्चर मीडियम में किसी इकोलाई सेल को ग्रो करता हूं तो इकोलाई सेल ग्रोथ करेगी, तो ग्रोथ करते हुए अपने अंदर नाइट्रोजन बेस भी बनाएगी, है ना, नाइट्रोजन बेस बनाएगी। नाइट्रोजन जो बेस बनाएगी उसमें जो नाइट्रोजन रहेगा वो कहां से उठाएगी? कल्चर मीडियम से। कल्चर मीडियम मतलब जहां किसी को ग्रोथ कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह है, विटामिन वगैरह है, सब ग्रोथ करने का एनवायरमेंट, उसको कल्चर मीडियम बोलता है। तो बोलेंगे जो इकोलाई है ये जब भी अपने अंदर कुछ नाइट्रोजन बेस बनाएगी तो नाइट्रोजन कहां से उठाएगी? कल्चर मीडियम से तो उठाएगी। तो कल्चर मीडियम के अंदर तो नाइट्रोजन 15 वाला है, तो फिर इस इकोलाई के अंदर भी जो नए नाइट्रोजन बेस बनेंगे वो N15 वाले नाइट्रोजन ही रखेंगे। कौन सा नाइट्रोजन रखेंगे? N15 वाला नाइट्रोजन। और उन्हीं नाइट्रोजन बेस से जब ये इकोलाई इस मीडियम के अंदर जब डीएनए बनाएगा, जब ये इकोलाई डिवीजन करेगा उसके पहले पहले अपने अंदर डीएनए भी बनाएगा, तो जो नया डीएनए बनेगा उस डीएनए में भी तो नाइट्रोजन बेस कौन से आएंगे? यही वाले तो नाइट्रोजन बेस आएंगे। और इन नाइट्रोजन बेस में नाइट्रोजन कौन सा है? 15 है। तो बोलेंगे कि जो नया डीएनए बनने वाला है वो डीएनए कैसा बनेगा? N15 डीएनए बनेगा। जो भी नया डीएनए की स्ट्रैंड बनेगी उसमें क्या होगा? N15 डीएनए रहेगा। तो हमें क्या बात समझ में आई कि मिचेल्सन और स्टाल नाम के साइंटिस्ट ने
सबसे पहले एक ऐसा कल्चर मीडियम लिया जिसमें नाइट्रोजन के सोर्स अमोनियम क्लोराइड जो लिया वो N15 वाला लिया और इस कल्चर मीडियम में इकोलाई सेल को ग्रो कराया। तो इकोलाई सेल ने नाइट्रोजन बेस भी N15 वाले बनाए अपने अंदर, नए जो भी बनाएगी, और जो भी नया डीएनए बनाएगा वो भी N15 वाला। तो और इस तरीके से इकोलाई सेल को बार बार ऐसे ग्रो करा कल्चर मीडियम में। ऐसे 1 से 2 हुई इकोलाई सेल, 2 से 4 हुई, 4 से 8, ऐसे लाखों करोड़ों सेल इकोलाई सेल पेट्री प्लेट में बना दी। अब बार बार जब भी एक इकोलाई की सेल स्टार्टिंग में मिली, अब ये इकोलाई की सेल क्या हो रही है, बार बार डिवीजन जब भी कर रही है तो आप जानते हो डिवीजन के पहले डीएनए बनाएगी, और डीएनए जब भी बनाएगी तो नाइट्रोजन बेस की जरूरत पड़ेगी, और जो नाइट्रोजन बेस बन रहा है वो तो कल्चर मीडियम में डीएनए तो उस हिसाब से बन रहा है, तो जो भी डीएनए बनेगा वो N15 वाला ही बनेगा। तो इन करोड़ों सेल को सबसे पहले मिचेल्सन और स्टाल ने कल्चर मीडियम की मदद से जो इकोलाई सेल्स बनाई, उन सभी इकोलाई सेल्स को लंबे समय तक N15 वाले नाइट्रोजन वाले मीडियम में ग्रो कराया। मतलब ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जहां पर नाइट्रोजन का जो सोर्स था अमोनियम क्लोराइड वो N15। और इस तरीके से इन्होंने फिर एक ऐसी इकोलाई की सेल ढूंढ ली जिस इकोलाई की सेल में, ऐसे तो बहुत सारी सेल रहेगी, लेकिन कोई एक ऐसी इकोलाई की सेल ढूंढ ली जिसमें दोनों डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजन कौन सा रहेगा, 15। तो बोलेंगे कि एक हेवी डीएनए रखने वाली इकोलाई सेल को इन्होंने ढूंढ लिया। चलो वेरी गुड। तो सबसे पहले इन्होंने क्या तैयार किया, सबसे पहले इन्होंने कैसी इकोलाई सेल क्रिएट करी जिसके अंदर दोनों डीएनए कैसे होंगे, N15 वाली स्ट्रैंड रखने वाले की डीएनए होगा, मतलब हेवी डीएनए, क्योंकि लंबे समय तक ग्रो कर रहे हैं N15 वाले मीडियम में ग्रो कर रहे हैं। जब भी डीएनए बनता है N15 वाला ही बनता है, तो हो सकता है इसी इकोलाई सेल मिल जाएगी जिसमें दोनों स्ट्रैंड कैसे रहेगी, N15 रहेगी। चलिए अब क्या करेंगे, अब एक इकोलाई की सेल तैयार कर ली है जिसमें दोनों स्ट्रैंड N15 वाली है। अब क्या करेंगे बेटा, अब इस इकोलाई की सेल को हम एक न्यू कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करेंगे। एक न्यू पेट्री प्लेट पे हमने ट्रांसफर किया, वहां पर कल्चर मीडियम रखा हुआ है। कल्चर मीडियम मतलब ग्रोथ करने के लिए जो भी जरूरी चीज होती है वो सब कल्चर मीडियम रखा हुआ है। लेकिन इस कल्चर मीडियम के अंदर अब जो हमने नाइट्रोजन का सोर्स लिया है, वो अमोनियम क्लोराइड जो लिया है, वो अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन 14 है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये इकोलाई की सेल अगर जब डिवीजन करेगी इस मीडियम में, और डिवीजन के पहले जब नया डीएनए बनाएगी, तो उस नए डीएनए के अंदर तो कौन सा नाइट्रोजन जाने वाला है, N14 ही जाने वाला है, क्योंकि इस कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन का सोर्स कैसा है, N14। तो इस इकोलाई की सेल के अंदर नाइट्रोजन बेस भी कैसे बनेंगे, N14। तो नया डीएनए भी कैसा बनेगा, N14। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस हेवी डीएनए रखने वाली, इस इकोलाई की सेल के पास कैसा डीएनए है, ऐसा डीएनए। इस हेवी डीएनए रखने वाली इकोलाई की सेल अगर डिवीजन करना चाहती है, तो डिवीजन के पहले इसको डीएनए को भी तो डबल करना होगा। आपने ही तो बताया था पहले कि सर फिजन के पहले जब भी इकोलाई की सेल डिवीजन करेगी उसके पहले डीएनए का भी तो रेप्लिकेशन होगा। अगर ये इकोलाई की सेल अपने डीएनए को रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के थ्रू करती होगी, तो आप मुझे बताओ कैसा डीएनए बनेगा। चलो बना के देखते हैं। अगर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करती है अगर ये इकोलाई की सेल का डीएनए, और सेमी कंजर्वेटिव मेथड से अगर क्या होता है, डीएनए बनता है, तो हम देखेंगे कि देखो इसके अंदर तो 15-15 है, तो दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएगी, इससे सेपरेट हो जाएगी 15-15। आपने स्टेप्स पढ़ी है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। पहले क्या होगा, अनवाइंडिंग, तो दोनों को मैंने देखो अनवाइंड कर लिया। फिर जो नई चेन बनेगी, तो नई चेन किसके हिसाब से बनेगी, अरे नई चेन तो न्यू मीडियम के हिसाब से बनेगी ना। इस मीडियम में पहले पुराना डीएनए ये था, पुराना डीएनए सेपरेट हो गया, अब नया डीएनए बनाना है, नई चेन बनानी है, तो नई चेन तो कौन से हिसाब की बनेगी, 14 वाली बनेगी, क्योंकि कल्चर मीडियम में कौन सा है, 14। तो हमने जब देखा कि इस 1 इकोलाई की सेल ने 2 इकोलाई की सेल में कन्वर्ट हो गई, तो इन दोनों इकोलाई की सेल में कौन सा डीएनए है, जब हमने ये देखा, जब मिचेल्सन स्टाल ने देखा, तो मिचेल्सन स्टाल ने N14 N15 दोनों इकोलाई की सेल में यही डीएनए पाया।
तो मिचेल्सन स्टार्ल ने सोचा कि भाई ये वाला डीएनए तो कब बन सकता है, जब ये वाला डीएनए, हेवी डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव मोड से क्या करे, रेप्लिकेट करे। पहले अपनी दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंड करे और फिर दोनों स्ट्रैंड के सामने एक नई स्ट्रैंड बनाए और नई स्ट्रैंड नए मीडियम के अकॉर्डिंग, और वही पाया। तो इस तरीके से इन्हें पता चल गया कि भैया देखो डीएनए कैसा करता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन करता है। इस पूरे स्लाइड से बच्चे मैं आपको इतनी बात समझाने जा रहा हूं बस, कि जिस प्रकार का मीडियम होता है उस प्रकार की नई चेन बनती है। जब भी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होगा तो पहले तो अपने को पुराना जो डीएनए उसको दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंड करना है। अब अनवाइंड करने के बाद जो नई चेन बनानी है वो नई चेन मीडियम के अकॉर्डिंग बनती है। मीडियम अगर 14 वाला रखा हुआ है तो 14 वाली चेन बनेगी, अगर 15 वाला मीडियम रखा होगा तो 15 वाली चेन बनेगी। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, सब आ जाएगा वंशराज बेटा, तो मैं ये भी पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चल इधर देखो, ये जो इकोले की सेल थी यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो इकोले की सेल थी इसमें 15-15 डीएनए था, तो ये हमने इसका डीएनए बना लिया 15-15। ठीक है, अच्छा इकोले की सेल में 15-15 डीएनए है, पहले स्टार्टिंग करा अपन ने, 1 इकोले की सेल पहले तैयार कर ली थी हेवी डीएनए वाली, तो उसका डीएनए अपन ने 15-15, अपने को कैसे पता चला कि इसमें 15-15 वाला ही है। तो स्टार्टिंग की जो इकोले की सेल जिसमें आपने स्टार्ट किया है उसको पहले 15-15 अपन ने क्या करेंगे, टोटल डीएनए एक इकोले की सेल में 1 है और कौन सा डीएनए है वो 15-15 वाला ही है, 14-15 वाला नहीं है, 14-14 वाला नहीं है। ये तो मैं कैसे पता चल गया, आप मुझे बताओ तो मैं कैसे पता चल गया, मैंने कैसे समझ लिया कि इस इकोले की सेल में सब ये 15-15 वाला ही डीएनए है, ये मुझे कैसे समझ में आएगा। वेरी गुड वंशराज सर, हमारे पास सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट का सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, हम क्या करेंगे, जिस भी इकोले की सेल में हमें पता करना रहेगा उसमें से डीएनए को आइसोलेट करेंगे और सीजियम क्लोराइड के ट्यूब में डालेंगे, नीचे की तरफ बेंड आएगा तो बोलेंगे हेवी डी, बोल देंगे कि इसमें नीचे की तरफ बेंड आया मतलब क्या होगा, इसमें हेवी डी। तो इस तरीके से पता कर, चलो इनिशियल जो हमारी इकोले की सेल थी उसमें तो 15-15 डीएनए था, हमने पता कर लिया, डीएनए को आइसोलेट करके सीजियम क्लोराइड का यूज करके अपन ने पता कर लिया कि चलो उसमें क्या है, हेवी डीएनए है। ठीक है, ये वाला डीएनए, वेरी गुड। अब ये इकोले की सेल आपको पता है कितने मिनट में डिवाइड करती है, 20 मिनट। इकोले की सेल 20 मिनट में डिवाइड करती है, तो 20 मिनट बाद क्या होगा, 20 मिनट बाद अब हम इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, इस इकोले की सेल को 14 वाले मीडियम में ट्रांसफर करेंगे 20 मिनट तक। अब इस इकोले की सेल को अपन 14 वाले मीडियम में ट्रांसफर करते हैं और कितने मिनट तक रखा अपन ने, 20 मिनट। 20 मिनट के बाद में फर्स्ट जनरेशन बना लेगी, सेल डिवाइड हो जाएगी। जब सेल डिवाइड होगी तो आप मुझे बताइए, सेमी कंजर्वेटिव अगर रेप्लिकेशन होगा तो किस प्रकार का डीएनए बनेगा। मैं कैसे बनाऊं डीएनए, पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंड, दोनों स्ट्रैंड को मैंने क्या कर लिया, अनवाइंड। फिर मेरा तरीका क्या रहेगा, नया मीडियम कैसा है बोलो जरा, नया मीडियम कौन सा है, 14 वाला में रखा है मैंने, तो 14 तो 14 ये वाला डीएनए बनेगा अगर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेट करेगा। 20 मिनट बाद देखेंगे तो 20 मिनट बाद जो दो इकोले की सेल बनी उनमें देखो ऐसा ही डीएनए बना, दोनों इकोले की सेल में मिला करके बोले तो दोनों डीएनए बनेंगे, 2 डीएनए बनेंगे 2 इकोले की सेल में, और दोनों के दोनों डीएनए कैसे रहेंगे, 14-15 वाले ही रहेंगे। ये मुझे कैसे पता चला, क्या उस पर लिखा हुआ था इकोले की सेल पर कि मेरे अंदर 14-15 है, नहीं, सीजियम क्लोराइड का ट्यूब लिया, उसमें मैंने जब डीएनए को आइसोलेट करके उसमें पुट किया तो मुझे समझ में आया कि बीच में बेंड बना, मैंने बोल दिया इंटरमीडिएट। इस तरीके से चलिए, अब अगर हम बात करें आगे बढ़ते हैं, अभी मैंने क्या करा, 2 इकोले की सेल होगी, इनमें 2 डीएनए है, वेरी गुड। अब क्या करें, अब हम इन दोनों इकोले सेल को अपन क्या करते हैं, 14 इसी मीडियम में, जो इस मीडियम में रखी हुई ना उसी मीडियम में 20 मिनट और रख देते हैं। 20 मिनट में तो एक इकोले की सेल 2 इकोले की सेल में कन्वर्ट हो गई, अब 20 मिनट और रख देते हैं, तो टोटल कितना हो जाएंगे, 40 मिनट। शुरुआत में 20 मिनट तो रख दिया था, 20 मिनट और रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। तो 40 मिनट बाद एक जनरेशन और बनाना देते हैं, कौन सी जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो पहले 1 इकोले की सेल थी, 2 भी 20 मिनट में, फिर 40 मिनट में कितनी हो जाएगी, 2 से क्या हो जाएगी 4, तो 4 डीएनए आ जाएंगे हमारे पास। और 4 डीएनए अगर सेमी कंजर्वेटिव मोड से रेप्लिकेट करेंगे तो मेरे पास तरीका कैसा है, मैं कैसे बनूंगा जरा बताओ तो। मैं इन चारों स्ट्रैंड को क्या करूंगा,
सेपरेट करूंगा इसे पहले, तो चारों स्ट्रैंड को पहले ऐसे सेपरेट कर लूंगा ऐसे, ये चारों स्ट्रैंड मैंने सेपरेट कर ली। अब नया वाला जो मैं स्ट्रैंड बनूंगा वो किसके हिसाब से बनूंगा जरा बोलो, ये जो मीडियम है इसके हिसाब से बनूंगा, सबका सब 14 वाला ही बनूंगा सबके सामने में। तो यहां पर क्या रहेगा 14 14 14 14 14 14 15 15। तो बताओ 4 डीएनए में से 4 डीएनए टोटल बनेंगे। अब उन 4 डीएनए में से 2 डीएनए कैसे रहेंगे 14 14 वाले, और 2 डीएनए कैसे रहेंगे 15 14 वाले। देखो वैसे ही बने क्या, हाँ 2 14 14 वाले बने और एक बने 2 इंटरमीडिएट बने, 2 लाइट बने और 2 इंटरमीडिएट बने, है ना। वेरी गुड। चलिए कैसे पता चला हमें, 40 मिनट बाद इन इकोले की सेल को हम निकालेंगे, डीएनए को आइसोलेट करेंगे और डीएनए को आइसोलेट करने के बाद देखेंगे कि चारों डीएनए में से क्या ये 2 बने और ये 2 बने। तो ये किससे पता चला, तो आपने जब देखा तो 2 बैंड हमें मिले ऊपर की तरफ और बीच में मिला, तो हमने बोल दिया ये मिला। तो इस तरीके से बच्चे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि रिजल्ट ऐसे ही मिल रहे हैं। पहले मिचेल्सन स्टाइल को एक बैंड मिला, फिर 40 मिनट बाद जब इकोले की सेल में से डीएनए निकाला तो उनको बीच में बैंड मिला, 20 मिनट बाद जब निकाला तो बीच में बैंड मिला, 40 मिनट बाद जब निकाला तो 2 बैंड मिले। और इस प्रकार के बैंड तो कब मिल सकते हैं, जब डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड से होता हो, पहले वो अनवाइड होता हो और फिर न्यू चेन बनती हो। और न्यू चेन किसके अकॉर्डिंग बनती है, न्यू चेन किसके अकॉर्डिंग बनती है, हमारे मीडियम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, मीडियम के अकॉर्डिंग, जैसा मीडियम रहेगा वैसे चेन बनेगी। अच्छा बच्चे थोड़ा सा माइंड में फिट करने की कोशिश करो, क्वेश्चन के मुताबिक बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना बच्चे। अगर शुरुआत में डीएनए 15 15 है ना, 15 15 है, और अगर आप उसको ऐसे डीएनए रखने वाली इकोले की सेल को अगर आप 14 वाले मीडियम में ग्रो करा रहे हो, तो क्या होगा कि 14 वाली स्ट्रैंड तो बढ़ेगी नंबर में। देखो यहां पर भी 14 वाली बढ़ी, यहां पर भी 14 14 वाले बढ़ रहे हैं, 15 वाला तो कभी बढ़ने वाला नहीं। कितनी भी बना लो, या भी 2 सेकंड बनाइए, थर्ड और बना लो, कितनी भी बना लो आप, हमेशा क्या होगा, अगर शुरुआत में 15 15 का था बस, तो 2 ही स्ट्रैंड रहेगी। एक जनरेशन बना दो, सेकेंड जनरेशन बना दो, थर्ड जनरेशन बना दो, फोर्थ जनरेशन, कितने भी जनरेशन बनाया करो, लाखों सेल बना दिया करो। लेकिन शुरुआत में अगर आपके पास 15 15 वाला डीएनए था तो 2 ही स्ट्रैंड तो रहेगी ना। देखो यहाँ पर भी 2 ही स्ट्रैंड 15 15 वाली, इस जनरेशन में भी 2 ही स्ट्रैंड 15 15 वाली। 15 15 वाली स्ट्रैंड बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो तो वो उसका मीडियम थोड़ी ना है, मीडियम तो 14 वाला है, तो 14 वाली स्ट्रैंड बढ़ेगी। तो हमेशा जो स्टार्टिंग की जो स्ट्रैंड होती है वो स्ट्रैंड का नंबर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है जनरेशन टू जनरेशन, और वो हमेशा सेपरेटेड फॉर्म में रहेगी। मतलब कि 15 15 वाला इनिशियली डीएनए था, लेकिन बाद में इस फर्स्ट जनरेशन बोलो सेकंड जनरेशन बोलो, इसमें कभी 15 15 वाला डीएनए नहीं बनेगा, हमेशा सेपरेटेड फॉर्म में दोनों स्ट्रैंड हो जाएगी। वो सेपरेटेड फॉर्म में स्ट्रैंड रहेगी तो कौन सा डीएनए बनाएगी, हाइब्रिड डीएनए बनाएगी। देखो यहाँ पर भी सेपरेटेड 15 15 वाली दोनों स्ट्रैंड सेपरेट रही, यहाँ पर भी 15 15 वाली सेपरेट रही, और जब सेपरेट मेरे फॉर्म में रहती है दोनों 15 15 वाली स्ट्रैंड, तो कैसा डीएनए बनाएगी, हाइब्रिड डीएनए बनाएगी। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा आपने, जो मैंने बोला आपको। अब इसके मुताबिक आप मुझे आंसर करो, ठीक है। अगर आपने थर्ड जनरेशन बनी 60 मिनट बाद, मतलब 20 मिनट तो ये 20 मिनट ये 20 मिनट, टोटल 60 मिनट हो गए। 60 मिनट में पहले 2 सेल फिर 4 सेल, आपकी 8 से 8 डीएनए बनेंगे। आप मुझे बताओ, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, क्या 15 15 डीएनए बनेगा, क्या 15 15 हैवी डीएनए बनेगा? 15 15 डीएनए तो नहीं बनने वाला, क्योंकि अभी भी हमारा कौन सा है, 14 वाला ही मीडियम है। 15 15 डीएनए तो बनेगा नहीं। अच्छा आप मुझे बताओ 15 14 हाइब्रिड डीएनए कितने बने? 15 14 वाले हाइब्रिड डीएनए, मयंक ने बिल्कुल सबसे पहली बात सही बताया, 2 बनेंगे, क्योंकि सर स्टार्टिंग में बस 2 स्ट्रैंड थी हमारे पास। इस जनरेशन में भी 2 15 वाली स्ट्रैंड है, इस जनरेशन में भी 2 15 वाली स्ट्रैंड, और सेपरेटेड फॉर्म में रहेगी। तो इसमें से भी 8 डीएनए में से 2 कैसे बनेगी, 15 14 वाला डीएनए बनेगी, और बाकी जो 8 में से जो बचेंगे 6, हम क्या बोलेंगे, टोटल 8 डीएनए बनेंगे। 15 15 वाला तो 0 बनेगा, और जो भी सेपरेटेड फॉर्म में, जो शुरुआत में 2 स्ट्रैंड थी हमारे पास 15 वाली, वो सेपरेट फॉर्म में रहेगी, तो 2 डीएनए बनाएंगे हाइब्रिड वाले, और बाकी 8 में से 2 ये गए, तो 6 जो बचेंगे वो लाइट डीएनए बनेंगे, क्योंकि जो भी नए बनेंगे वो 14 14 वाले बनेंगे। चलो मैंने अगर आपसे पूछ लिया समझने के लिए कि 4th जनरेशन बनाई आप, तो टोटल डीएनए कितने बनेंगे बोलो जरा,
4 जनरेशन में टोटल डीएनए कितने बनेंगे? 16, वेरी गुड, 8 से 16। आप मुझे बताओ क्या हेवी डीएनए बनेगा? क्या हेवी अभी भी अपन नाइट्रोजन कौन सा रख रहे हैं? प्रोटीन वाला ही रख रहे हैं। क्या हेवी डीएनए बनेगा? नहीं, हेवी डीएनए नहीं बनेगा। क्या 14, 15 वाला बनेगा? 14, 15 वाला कितना बनेगा? 2, ये 2 ही बनेंगे। और 16 में से 2 गए तो बाकी जो बचे वो। तो इस तरीके से कौन से जनरेशन में क्या बनेगा बच्चे, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आफ्टर 3rd जनरेशन में भी अगर आपको चेक करना है तो 60 मिनट बाद हम इकोलाई की सेल को निकालेंगे और जो बेड देखेंगे तो 2 बेड देखेंगे। तो ये कंफर्म हो गया हमारा। मुझे लगता है कि सब बच्चों को क्लियर होगा, ठीक है। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब देखो वंशराज ने पूछा था कि सब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो देखो ये क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। एन इकोलाई सेल विथ लाइट डीएनए was allowed to grow in a culture medium containing heavy isotope of nitrogen। शुरुआती डीएनए कैसा है? लाइट डीएनए, ध्यान रखना है। और अब जो हम जिस कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहे हैं वो कल्चर मीडियम का आइसोटोप कैसा है? हेवी आइसोटोप है। उल्टा है इस बार। आफ्टर ग्रोथ ऑफ 60 मिनट्स, 60 मिनट मतलब 3rd जनरेशन, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ लाइट, हाइब्रिड एंड हेवी डीएनए रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में उल्टा पूछ लिया है इस बार, क्वेश्चन में उल्टा पूछ लिया है। हेवी 75%, हाइब्रिड 25। इसका आंसर दिया, इसका नाम बताना पड़ेगा पहले सबको। अभ्रनील ने, इसने बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर किया है। लाइट 0%, हाइब्रिड 25% और हेवी 75%। वेरी गुड, ठीक है। देखो कैसे, मैं बता देता हूं आपको। स्टार्टिंग डीएनए कैसा है? लाइट डीएनए, N14 14 वाला होगा। कौन से मीडियम में ग्रो कर रहे हैं? 15 वाले मीडियम में ग्रो कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, आफ्टर 20 मिनट बाद फर्स्ट जनरेशन बनेगी तो ऐसे दोनों को सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद अब हमें जो नई स्टेट बनाएंगे वो कौन सी बनाएंगे? 15 वाली बनाएंगे। नई स्टेट 15 वाली बनेगी, पुरानी वाली किससे बनेगी? रहेगी 14 वाली। तो फर्स्ट जनरेशन में ऐसा डीएनए आएंगे, ये वाला डीएनए। सेकंड जनरेशन बनाएंगे 40 मिनट बाद, अभी भी कौन सा 15 वाला है, तो अभी भी हम क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे इनको, इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, चारों स्ट्रैंड्स को, इसको भी सेपरेट कर देंगे। और क्या करेंगे, जो नया डीएनए बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे? 15 वाला। 15 15 15 15 15 15 14 14, तो ये बनेंगे। इसे बना के मैं क्यों दिखाता हूं बार बार आपको? तो आपको समझ में आए, ठीक है। डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा कैसे बने। उसके बाद में हमें कितने मिनट बाद पूछा? 60 मिनट बाद। 60 मिनट का अभी भी यही है। तो आप तो ध्यान रख लो ना। अब तो बहुत सारे बच्चे समझ ही गए होंगे कि सर इस बार क्या है? उल्टा है। शुरुआत अब 3rd जनरेशन में टोटल 8 डीएनए बनेंगे, तो उनमें से 14 14 वाले तो 2 ही स्ट्रैंड रहेगी बस, वो भी सेपरेटेड फॉर्म में रहेगी। तो हाइब्रिड डीएनए तो 2 ही बनेगा, और बाकी जो भी डीएनए बनेगा सब वो हेवी डीएनए बनेगा। बाकी जो डीएनए बनेगा वो हेवी डीएनए बनेगा, क्योंकि हम हेवी मीडियम रख रहे हैं इस बार। सिंपल। तो 8 डीएनए बनेंगे। इस 8 डीएनए में देखो लाइट डीएनए तो बनने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार मीडियम आपका लाइट नहीं है, हेवी मीडियम है। अच्छा, हाइब्रिड डीएनए बनेगा, वो कितना बनेगा? शुरुआत में 2 स्ट्रैंड है लाइट, तो हाइब्रिड डीएनए लाइट 2 बन जाएगी। और हेवी डीएनए कितना बनेगा? इस बार तो मीडियम ही हेवी है, तो जितने भी है वो सब बन जाएंगे। 8 में से बस 2 गए हाइब्रिड डीएनए, तो 6 बचेंगे। वो कैसे बनेंगे? हेवी डीएनए। परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? ये हुआ 8 में से 2 आए, लाइट 0 है। 8 में से 2 हाइब्रिड, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 25%। और 8 में से 6 रहे हेवी, तो परसेंटेज से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो परसेंटेज तो निकालते आता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लीजिए।
स्टार्टिंग का डीएनए कैसा है? हाइब्रिड। कल्चर मीडियम कैसा है? लाइट। सेकेंड जनरेशन में निकालना है लाइट, हाइब्रिड और हेवी। मुझे तो आंसर नहीं पता है, मैं तो चेक करूंगा। देखो स्टार्टिंग का हाइब्रिड डीएनए है, मीडियम कौन सा है? लाइट। लाइट मीडियम में ग्रो करवाया। डीएनए बनाते आते होंगे आप, मैंने बार बार बनाना सिखा दिया आपको, इसे सेपरेट करेंगे। और इस बार मीडियम कौन सा है? लाइट वाला है, तो नई स्ट्रैंड लाइट वाली बनाए, 14 वाली ये बना दी। तो फर्स्ट जनरेशन तो ये बनेगी, लेकिन सेकंड जनरेशन पूछा है तो फिर ग्रो करेंगे इसे। फिर क्या करेंगे? स्ट्रैंड को सेपरेट करेंगे, तीनों को, रेड कलर को इस तरीके से। और अभी इस बार भी मीडियम कौन सा रखा? 14 वाला, तो ये बनेगा 15 14 14 14 14 14 14 14। मतलब क्या होगा? अरे शुरुआत में एक ही स्ट्रैंड है बस हेवी वाली, बाकी तो लाइट मीडियम है। सिर्फ माइंड में इसे जल्दी जल्दी से करने के लिए फिट कर लिया करो ना, कि जैसा कल्चर मीडियम है वैसे डीएनए बने। लाइट कल्चर मीडियम है तो लाइट, हेवी कल्चर मीडियम है तो हेवी डीएनए बनेगी। लेकिन हाइब्रिड डीएनए भी बनता है, और हाइब्रिड डीएनए का नंबर किस पर डिपेंड करता है? कि शुरुआत का जो डीएनए था उसमें कौन सी स्ट्रैंड कितनी थी, कितना नंबर में, उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आउट ऑफ 4 3 आर लाइट डीएनए, तो परसेंटेज विल बी 75%, हाइब्रिड डीएनए 1 एंड हेवी डीएनए 0। चलो इस बार ये वाला क्वेश्चन लेता है। अब इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने, देखो टेलर का जो एक्सपेरिमेंट था उस पर हमने, उसका एक्सपेरिमेंट तो कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन उनका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है, तो उसके उनकी कॉन्सेप्ट पर हमने क्वेश्चन बना लिया है। वो क्वेश्चन दे दीजिए। An E. coli cell with fully radioactive DNA was allowed to grow in a culture medium containing non-radioactive isotope. स्टार्टिंग का डीएनए फुली रेडियोएक्टिव है, दोनों स्ट्रैंड रेडियोएक्टिव है मतलब, और कौन से मीडियम में ग्रो कर रहे हैं? नॉन रेडियोएक्टिव मीडियम में ग्रो कर रहे हैं। आफ्टर ग्रोथ ऑफ 40 मिनट्स फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ रेडियोएक्टिव एंड नॉन रेडियोएक्टिव डीएनए। देखते हैं शुरुआत के डीएनए जो है वो पूरा का पूरा क्या है? फुली रेडियोएक्टिव है, मतलब दोनों स्ट्रैंड्स कैसी है? रेडियोएक्टिव है। आर मतलब रेडियोएक्टिव, एनआर मतलब नॉन रेडियोएक्टिव। चलो इसको कौन से मीडियम में ग्रो कराएंगे? नॉन रेडियोएक्टिव में ग्रो कराएंगे। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब नॉन रेडियोएक्टिव में ग्रो कराएंगे तो अनवाइंड करने के बाद जो स्ट्रैंड्स बनाएंगे वो नॉन रेडियोएक्टिव वाली बना देंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में तो यह है। सेकेंड जनरेशन अगर बनाओगे 40 मिनट बाद, 40 मिनट बाद पूछा हुआ है, जैसा पूछा है वैसे ही करना, अपने मन से नहीं करना है कुछ। तो इनको फिर सेपरेट करेंगे, तो इनको ऐसे सेपरेट कर लेंगे, इन चारों को सेपरेट कर लेते हैं। ये ब्लैक अलग हो गई। अब जो न्यू स्ट्रैंड बनाएंगे वो किसे बनाएंगे? न्यू मीडियम के अकॉर्डिंग नॉन रेडियोएक्टिव है, तो नॉन रेडियोएक्टिव नॉन रेडियोएक्टिव रेडियोएक्टिव नॉन रेडियोएक्टिव, एनआर एनआर आर एनआर। बताओ 4 में से 4 डीएनए बने, 4 डीएनए में से 2 डीएनए तो बिल्कुल ही नॉन रेडियोएक्टिव, और 2 डीएनए ऐसे हैं जिनमें एक एक स्ट्रैंड रेडियोएक्टिव है, एक एक स्ट्रैंड रेडियोएक्टिव है। तो क्या समझे आप? तो आप ये समझे कि सर इनमें से 4 में से 2 तो क्या है? नॉन रेडियोएक्टिव। तो परसेंटेज ऑफ नॉन रेडियोएक्टिव तो कितना हो जाएगा? 50%। लेकिन 2 स्ट्रैंड्स, 2 डीएनए ऐसे जिसमें एक डीएनए रेडियोएक्टिव है, तो उसको पूरे डीएनए को रेडियोएक्टिव तो बोलेंगे ना, भले एक स्ट्रैंड रेडियोएक्टिव है। हाँ फुली रेडियोएक्टिव नहीं है, लेकिन फुली थोड़ी ना पूछा है, सिंपल पूछा है रेडियोएक्टिव। तो अपना आंसर क्या जाएगा कि रेडियो एक ही स्ट्रैंड होगी तब भी रेडियोएक्टिव डीएनए कहलाएगा। ऐसा नहीं कि सर हाइब्रिड रेडियोएक्टिविटी होगा, इंटरमीडिएट रेडियोएक्टिव होगा, ऐसा कुछ नहीं। एक स्ट्रैंड रेडियोएक्टिव होगी तब भी उसको पूरा डीएनए को रेडियोएक्टिव बोले।
हाँ, इसको फुली रेडियो एक्टिव नहीं बोल सकते, तो बोलेंगे कि नॉन रेडियो एक्टिव ये है, ये भी नॉन रेडियो एक्टिव है, तो टोटल आउट ऑफ 4 2 आर रेडियो एक्टिव। इस तरीके से कॉन्सेप्ट वही, कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए तो क्वेश्चन करवा दिया। चलिए, तो ये हमारा मिजेल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, कंप्लीट। सबको क्लियर हुआ? चलिए, अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। एक सेकंड बेटा, ठीक है, एक सेकंड, थोड़ी स्लाइड को मैं ना चेंज कर रहा हूं, तो अभी स्लाइड शेयर थोड़ा ऑफ कर रहा हूं, ठीक है।